हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि डाइजेशन होता क्या है। हमने कहा कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये करना ज़रूरी क्यों है? ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, हम फूड इनटेक करते हैं, हम लोग फूड खाते हैं किस लिए? ताकि हमें फूड से एनर्जी मिले। लेकिन जो हमारा फूड होता है उसके अंदर हमें पॉलीमर्स मिलते हैं। पॉलीमर्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। तो हमारी जो बॉडी है वो सीधा सीधा एनर्जी इन पॉलीमर से नहीं ले सकती है। और अगर हमें एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो हमारे खाना खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तो बेसिकली हमारा जो कह सकते हैं कि टारगेट है वो ये है कि हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मिलती है हमें मोनोमर से। यानी कि ये जो पॉलीमर्स हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, इनको हमें मोनोमर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो डाइजेशन में बस यही होता है कि हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को यानी कि पॉलीमर से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि मोनोमर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डाइजेशन करना ज़रूरी क्यों है। फिर हम कहते हैं कि जो हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर हमें दो तरह के न्यूट्रिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। वहीं पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं हमारे विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। हम कहते हैं कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। मतलब दोनों ही ज़रूरी है, मैक्रो भी और माइक्रो भी। लेकिन हम सोचते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी में चाहिए तो हम इन्हें इग्नोर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अगर हम इन्हें अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो हमें इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तभी तो विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर हमने कहा कि अब ये डाइजेशन होगा कैसे। हम कहते हैं कि डाइजेशन के प्रोसेस में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है हमारे कुछ ग्लैंड्स जिनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया था? हमने अपनी एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ना शुरू कर दिया था। एलिमेंट्री कैनाल में हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके ख़त्म होती है। हमने अपने माउथ पढ़ लिया था, बकल कैविटी पढ़ ली थी। बकल कैविटी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि हमारा बकल कैविटी का रूफ हो गई, फ्लोर हो गया, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ये कैसा स्ट्रक्चर है। हमने फिर टंग का स्ट्रक्चर देखा। टंग के स्ट्रक्चर में हमने बात की कि सल्कस टर्मिनालिस होता है, पैपिले होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, ये सब चीज़ें। फिर हमने टूथ के बारे में भी देख लिया था। तो आज हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कर देंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम आज अपनी एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कर देंगे। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट अपनी एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल में हमने अभी तक माउथ कर लिया है और बकल कैविटी कर लिया है। बकल कैविटी सुन के ये लग रहा होगा छोटा टॉपिक है, मतलब बकल कैविटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमने कर ली हैं। और अब हम करने वाले हैं फेरिंग्स। देखिए, जिन लोगों ने टंग का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, मतलब टंग का स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो हमारी टंग होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन से दो पार्ट्स होते हैं? जो हमारा पीछे वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फेरिंजियल पार्ट, ठीक है, और जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ओरल पार्ट। अब किसी ने नोटिस किया होगा तो हम कहते हैं फेरिंजियल पार्ट। तो फेरिंजियल पार्ट का मतलब क्या है? हमने कहा कि जो टंग पीछे है, लाइक कह सकते हैं कि जो हमारे माउथ है, माउथ के पास में ओरल पार्ट आता है, और जो उसके बाद में लाइक मान लीजिए हमारा माउथ है, तो माउथ के पास में जो पार्ट है उसको हम कहते हैं कि ओरल पार्ट। और जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं हम, ठीक है, तो वहाँ पे होता है हमारा फेरेंजियल पार्ट। हम फेरेंजियल पार्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं वो जो टंग का पार्ट है ना वो फेरिंग्स के पास में है। तो अब देखते हैं कि फेरिंग्स होता क्या है। फेरिंग्स के लिए हम बोलते हैं कि जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। इसका मतलब क्या है? अभी जब मैंने उस दिन एलिमेंट्री कैनाल वाला टॉपिक समझाया था, जब मैंने अपना बकल कैविटी स्टार्ट की थी, और तो मैंने ये चीज़ बताई थी, डायग्राम बना के भी बताया था कि वहाँ पे यूवुला प्रेजेंट होता है। तो यूवुला क्या कर रहा था कि नेज़ल पैसेज में फूड को जाने से रोक रहा था। तो उसी तरीके से अब मैं दोबारा से बताती हूँ कि फेरिंग्स क्या होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया हुआ है, हम इसी में से ही पढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये जब मैंने एलिमेंट्री कैनाल का थोड़ा रफ सा डायग्राम बना के थोड़ा सा दिखाया था कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, तो मैंने वहाँ पे ये मतलब 2-3 बार ही समझाया था
ये होता है अपना नेज़ल कैविटी या नेज़ल पैसेज कह सकते हैं इसको हम। ये हमारी नोज़ है, नोज़ से जो कैविटी जा रही है उसको हम कहते हैं नेज़ल कैविटी, ठीक है। और यहाँ ये बकल कैविटी है जो हमारे माउथ से जा रही है। हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि नेज़ल कैविटी और बकल कैविटी दोनों एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे दोनों मतलब खुल रही हैं, एक ही जगह पर ओपन हो रही है। तो वो जो पार्ट है ना उसको हम कहते हैं हमारा फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। भाई जो नेज़ल कैविटी के सामने वाला पार्ट है, ठीक है, नेज़ल कैविटी के सामने वाला पार्ट है उसको हम कह रहे हैं नेरोफेरिंग्स, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है यार। नेज़ल कैविटी के जो सामने पार्ट है उसको हम कह रहे हैं नेरोफेरिंग्स। फिर बकल कैविटी के सामने जो पार्ट है उसको हम कह रहे हैं ओरोफेरिंग्स, ठीक है। और उसके बाद में हम जब नीचे आ रहे हैं तो उसको हम कह रहे हैं लैरिंजियोफेरिंग्स। लैरिंजियोफेरिंग्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब लैरिंग्स पास में आ रहा है उसके, ठीक है। तो हमने क्या कहा, लैरिंग्स के बारे में ना हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में। तो अभी ये समझिए कि हमने कहा कि हमारा जो नेज़ल कैविटी के सामने वाला पार्ट है उसको हमने कहा कि नेरोफेरिंग्स। फिर जो बकल कैविटी के सामने वाला पार्ट है उसको हमने कहा कि हमारा ओरोफेरिंग्स। उसके बाद में हम कहते हैं कि थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो हमें लैरिंजियोफेरिंग्स देखने के लिए मिलेगा। अब हमने एक बात की थी अभी कि जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। इसका मतलब क्या है? नेज़ल कैविटी जो है ये अपनी नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी में क्या देखने के लिए मिलेगा? एयर। फूड थोड़ी ना देखने के लिए मिलेगा। हम भाई नोज़ से थोड़ी ना फूड का इंजेक्शन करते हैं। नोज़ से क्या होता है कि हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वो क्या होता है जो हमारी नेज़ल कैविटी है उसमें हमें एयर देखने के लिए मिलती है, एयर। और बकल कैविटी में हमें फूड देखने के लिए मिलता है। कल ही तो हमने बात की, जो बकल कैविटी होती है वहाँ से हम खाना खाते हैं तो बकल कैविटी में फूड होता है और नेज़ल कैविटी में एयर होती है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे आके हमारी एयर आ गई, यहाँ पे आ गया हमारा फूड आ गया। ये एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे हमारी एयर भी है, जहाँ पे हमारा फूड भी है। और जब एक ही जगह पे कोई चीज़ होती है तो उसको हम कॉमन पैसेज नहीं बोलते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब उसके बाद में हम थोड़ा सा और नीचे जाएं तो हम देख रहे हैं कि हमारा लैरिंजियोफेरिंग्स है। और अभी मैंने बताया कि लैरिंजियोफेरिंग्स हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना अब हमारा लैरिंग्स आने वाला है। वैसे तो हम लैरिंग्स के बारे में ब्रीथिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा देखिए, हम जब नीचे जाते हैं ना तो हमें 2 ट्यूब्स देखने के लिए मिलती हैं। जैसे हम नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बिना इमेजिनेशन के कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें 2 ट्यूब्स देखने के लिए मिलेंगी। और वो 2 ट्यूब्स कैसे होंगी? जो हमारे आगे वाली ट्यूब होगी, यानी कि जब हम अपने गले को हाथ लगाते हैं, ठीक है, यार एक होता है हमारा आगे वाली साइड, एक होता है हमारे पीछे वाली साइड। तो जब हम अपने आगे गले को हाथ लगाते हैं तो हम ये चीज़ फील कर सकते हैं कि कुछ, मतलब आप अभी भी ट्राई कर सकते हो इस चीज़ को। आपको ऐसे दिखेगा कि पाइप की तरह कुछ है, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली समझ नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा लगेगा। तो वो जो पाइप जा रहा है ना उसको हम बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है। और ऐसे ही एक पाइप आपको पीछे की साइड अपनी नेक पे देखने के लिए मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं हमारा फूड पाइप। इसका मतलब क्या हुआ? नाम से भी पता लग रहा है, जो हमारा, अब ये समझिए, ये आपकी आगे वाली साइड है, इधर माउथ है, ये हमारे आगे वाली साइड है और ये हमारे पीछे वाली। तो मैंने बताया कि आगे वाली साइड में हमें विंड पाइप देखने के लिए मिलता है और जो पीछे वाली साइड है वहाँ पे फूड पाइप देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमारा, यहाँ इस पॉइंट पे हमारा फूड भी है, हमारी एयर भी है, लेकिन विंड पाइप के अंदर सिर्फ और सिर्फ विंड जाएगी, ठीक है, हवा जाएगी। और फूड पाइप के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा फूड जाएगा। अब मैं एक कंडीशन बता रही हूँ, फूड पाइप के अंदर फूड तो जाना ही है। अगर फूड पाइप के अंदर एयर भी चली गई तो क्या कोई दिक्कत होएगी? अरे यार, अगर हमारे खाने के साथ में हवा भी चली गई तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हमारे विंड पाइप में हवा के साथ साथ में खाना चला गया तो दिक्कत हो सकती है, दिक्कत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे विंड पाइप में हमारा खाना चला जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक ऐसे करके हम एक ढक्कन टाइप लगा देते हैं और उस ढक्कन को कहते हैं हम एपिग्लोटिस, ठीक है। तो
तो एपिग्लोटिस क्या कर रहा है, एपिग्लोटिस जैसे हम खाना खा रहे हैं ना, तो एपिग्लोटिस क्या करेगा, हमारे विंड पाइप को कवर कर लेगा। तो उससे क्या होगा, ये मान लीजिए हमारा विंड पाइप है, तो एपिग्लोटिस क्या करेगा, अब हम खाना खा रहे हैं, यहाँ पे हमारा फूड पाइप है, जस्ट इमेजिन इट, यहाँ पे हमारा फूड पाइप है, ये हमारा विंड पाइप है। तो जब हम खाना खा रहे हैं तो एपिग्लोटिस क्या करेगा, विंड पाइप को कवर कर लेगा और खाना हमारा फूड पाइप में चला जाएगा। यही तो हम चाहते थे। और अगर आपको नहीं आया है समझ, तो ये चीज़ मैंने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो जब बनाई थी तब मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट देख लीजिए। और इससे पहले भी जो भी मैंने अभी चीज़ें रिवाइज़ करवाई थी, अगर आपको नहीं आया समझ तो आप प्लीज़ वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि ऑब्वियस है कि मैं अभी 1-2 मिनट में पहले वाली चीज़ें कैसे करवा सकती हूँ पूरा कवर, मैं जस्ट रिवाइज़ करवा सकती हूँ और वो मैंने करवा दिया। ठीक है, तो हमने कहा कि जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, और एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस प्रिवेंट करता है हमारे फूड की एंट्री को हमारे विंड पाइप में। ठीक है, हम नहीं चाहते कि विंड पाइप में खाना जाए, और इस चीज़ को प्रिवेंट करता है हमारा एपिग्लोटिस। अब हम कहते हैं कि जब हमने टंग का स्ट्रक्चर किया था तो हमने कहा था कि फेरेंजियल पार्ट में ना हमें टॉन्सिल्स देखने के लिए मिले थे, और उन टॉन्सिल्स का नाम भी था कुछ, उन्हें हम कहते थे लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो टॉन्सिल्स होते हैं वो होता क्या, वो होते हैं हमारे लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं, और मतलब हमारे टॉन्सिल्स, अलग अलग तरह के टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन अलग अलग तरह के जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं कि वॉल्डर्स रिंग बनती है। ठीक है, आई होप कि फेरिंग्स क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट आएगा हमारा ईसोफेगस। और अगर ये सीक्वेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पहले वाली वीडियो देखिए, मैंने उसमें आपको डायग्राम बना के पूरा बताया था कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस, चलो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा एक डायग्राम बना देती हूँ। ये अपनी नेज़ल कैविटी हो गई, ये हमारी बक्कल कैविटी हो गई, ये यहाँ पे ऐसे करके खुल रही है, ये हमारा फेरिंग्स हो गया। ठीक है, हमने कहा कि अब हमें फेरिंग्स के बाद में अब आएगा हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस एक लंबी सी ट्यूब जाएगी और यहाँ पे फिर हमारा स्टमक आ जाएगा। ठीक है, अभी बस यहाँ तक देखना। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, एक लंबी सी ट्यूब है। अगर मैं पूछती हूँ ईसोफेगस कहाँ पे जाके ओपन हो रहा है, तो ईसोफेगस ओपन होता है हमारे स्टमक में। जो ईसोफेगस है वो हमारे स्टमक में जाके खुलेगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं क्या ईसोफेगस के अंदर डाइजेशन होगी, नहीं, ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। ईसोफेगस बस एक कह सकते हैं कि एक टनल है, हम जाते हैं रास्ता पार करते हैं, टनल बनी होती है। तो टनल का क्या काम है, बस हम क्रॉस कर रहे हैं, रास्ता पार कर रहे हैं, और कुछ काम नहीं है इसका। ठीक है, एक ब्रिज की तरह है। फूड यहाँ से हमारी बक्कल कैविटी या फेरिंग से जा रहा है हमारे स्टमक में, बस ईसोफेगस एक रास्ता है बीच का जो कि हमारे फूड को ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती, डाइजेशन नहीं होगी तो कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होंगे। ठीक है, और ना ही कोई एंजाइम्स होंगे, क्योंकि हमने अभी भी मैंने जब दोबारा डेफिनेशन बताई डाइजेशन की, तो हमने कहा कि हम क्यों कहते हैं कि डाइजेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ईसोफेगस में जब कोई डाइजेशन ही नहीं होती तो उसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि यही दोनों हमारे डाइजेशन करवाते हैं। सिंपल सी बात है कि ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती। लेकिन हम कहते हैं ठीक है डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड्स होते हैं, ये कह सकते हैं गॉबलेट सेल्स होते हैं। यार म्यूकस तो होगी, म्यूकस क्या करेगा, फूड को नीचे मतलब कह सकते हैं नीचे करने में, यार मेरे को वर्ड समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन हमारा जो फूड है उसको हमें नीचे करना है ट्रांसफ़र, मतलब नीचे स्टमक के पास लेके जाना है। तो जो म्यूकस होगी ना वो हेल्प करेगा कि हमारा फूड नीचे आ जाए। ठीक है, बस यही चीज़ है, म्यूकस प्रेजेंट होएगी। फिर उसके बाद में मैंने पेरिस्टाल्सिस के बारे में पहले भी बताया था, दोबारा बताती हूँ। पेरिस्टाल्सिस ना एक मूवमेंट होती है जिसमें क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं मतलब कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ऐसे
कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, बस इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टल्सिस। फिर उसके बाद में अभी ये भी बताया मैंने कि ईसोफेगस ओपन होता है स्टमक में जाके। तो अब नेक्स्ट क्या, कौन सा पार्ट पढ़ना होगा? नेक्स्ट आएगा हमारा स्टमक। तो स्टमक होता क्या है? मैंने अभी तक जितनी भी बार मतलब ये बनाया है अपने एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम, तो देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से बनाया अपना स्टमक। तो ये कौन सी शेप होती है? ये जे शेप ऑर्गन है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा स्टमक होता है वो एक जे शेप ऑर्गन होता है। अब हम अपने स्टमक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारा जो स्टमक है वो ना 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है हमारा फंडस, फिर आता है हमारा कार्डियक पार्ट, फिर होता है बॉडी, और फिर होता है पाइलोरस। ठीक है। अब हमने कहा कि जो हमारा ईसोफेगस है वो ओपन होता है स्टमक में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि स्टमक में ओपन होता है, ठीक है, ये बात मान ली, लेकिन स्टमक के कौन से पार्ट में ओपन होता है? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि जो स्टमक है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो क्वेश्चन आएगा कि स्टमक के कौन से पार्ट में हमारा ईसोफेगस ओपन होता है। और यहाँ पे पता कंफ्यूज हो गए हम, पता नहीं क्यों फंडस पे टिक कर आते हैं, फंडस को आंसर कर देते हैं। नहीं, फंडस में ओपन नहीं होता, कार्डियक रीजन में ओपन होता है। जो हमारा ईसोफेगस होता है वो हमारे स्टमक के कार्डियक रीजन में ओपन होता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये आ जाता है कि इन चारों में से फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरस में से सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है स्टमक का? तो इन चारों में से सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो होता है हमारा कार्डियक पार्ट। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग कहते हैं, हमें ये बात पता है कि कुछ स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जहाँ पे हमारा ईसोफेगस स्टमक में खुल रहा है वहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, या कह सकते हैं कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं अपर ईसोफेगस स्फिंक्टर। उसके बाद में उससे नीचे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। अब हम कह रहे हैं, हमने कहा कि पाइलोरस रीजन आता है जो लास्ट रीजन होता है। जब हमने अभी एलिमेंट्री कैनाल वाला डायग्राम बनाया था पहले, तो हमने कहा था कि स्टमक के बाद में आता था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैं स्टमक से ही बना रही हूँ, ये हमारा स्टमक हो गया, यहाँ से ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, फिर ऐसे करके लॉन्ग इंटेस्टाइन आ जाती है, फिर रेक्टम। तो हमने कहा कि अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। हम कह रहे हैं कि जो स्टमक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा, लेकिन वो ऐसे ही नहीं खुलेगा, बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा यहाँ पे, और उस स्फिंक्टर को हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरस रीजन के बाद में आ रहा है स्फिंक्टर, तो इसलिए हमने कह दिया पाइलोरिक स्फिंक्टर, बस ये चीज़ थी। फिर अब उसके बाद में हम लोग कहते हैं, अभी बताया कि यार स्टमक के बाद में आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी। जो हमारा, देखिए ये हमारा स्टमक हो गया, फिर मैं बार बार इस चीज़ को ऐसे ही बना रही हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का सी शेप्ड स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। सी भी तो हम ऐसे ही बनाते हैं। तो हम कह रहे हैं जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको ना हम कहते हैं ड्यूडनम। ड्यूडनम, और ये जो ड्यूडनम होता है ये सी शेप्ड होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखता है। हमारा जो ड्यूडनम वाला पार्ट है वो इस तरीके का दिखता है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ड्यूडनम के बाद में आता है हमारा जेजिनम। जेजिनम जो होता है वो हाईली वेस्कुलर पार्ट होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारा लास्ट पार्ट आता है वो होता है हमारा इलियम। इलियम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का और नैरोएस्ट पार्ट होता है। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जो हमारा इलियम है वो जाके खुलेगा हमारे लॉन्ग इंटेस्टाइन में। अब हमें क्या पढ़ना होगा? अब हमें देखना है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है। तो हम कह रहे हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ईसोफेगस की तरह यहाँ पे भी कोई डाइजेशन नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है चीज़ों की। अभी हम एब्जॉर्प्शन के बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। अब हमने डाइजेशन कर लिया, अब हमें चीज़ों को एब्जॉर्ब भी तो करना है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है? एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, कुछ विटामिन्स का। ठीक है।
तो हमने कहा कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है हमारे वाटर और मिनरल्स का, वाटर मिनरल्स या विटामिन। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपने लॉन्ग इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कहाँ से शुरू हुई, इलियम ही तो खुली थी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी इलियम है। अब इलियम जो खुलेगी ना वो खुलेगी हमारे सीकम में। सीकम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। सीकम होता क्या है, सीकम एक ब्लाइंड सैक ऑर्गन है। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या होता है, जिन लोगों ने एनिमल किंगडम मेरे से पढ़ा है उनको मैंने बहुत बार बताया है ये चीज़ कि ब्लाइंड सैक क्या होता है। ब्लाइंड सैक ना वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है। एक ओपनिंग का मतलब क्या, एक ही ओपनिंग होती है जहाँ से हम इंजेक्शन भी करते हैं, यानी कि फूड का इंटेक भी करते हैं, और इंजेक्शन भी करते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। इंजेक्शन और इजेक्शन के लिए जब एक ही ओपनिंग होती है तो उसको हम कहते हैं हमारा ब्लाइंड सैक। ठीक है, तो हम कह रहे हैं जो सीकम है वो ब्लाइंड सैक है क्योंकि उसके पास में सिर्फ एक ही ओपनिंग है जहाँ से वो इंजेक्शन भी होता है और इजेक्शन भी। आप समझिए कि एक ओपनिंग प्रेजेंट है, तो हमने इसे कहा कि ब्लाइंड सैक है। अब हमने कहा कि जो इलियम और सीकम है उनके बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं इलियोसिकल वेल्व। ठीक है, इलियोसिकल वेल्व, स्फिंक्टर नहीं, वेल्व प्रेजेंट है। हम कहते हैं कि जो सीकम है ना वहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है। जो हमारा सीकम ऑर्गन है वहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं अब हमारा वर्मिंग फॉर्म अपेंडिक्स। ये जो है ना ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि ये हमारे पूर्वजों में मिलता था और इसका काम भी होता था। मिलता तो हम ह्यूमंस में अभी भी है लेकिन इसका ना कोई काम नहीं है अपेंडिक्स का। ठीक है, फिर हमने कहा कि ये तो एक पार्ट हो गया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम। अब जब हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो ऊपर जा रहे हैं ऐसे, लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर जा रही है, तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन, फिर उसके बाद में इस तरीके से ऐसे जा रहे हैं हम। ये जब ऐसे होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग लिखा हुआ है बट इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। फिर नीचे आ रहे हैं तो डिसेंडिंग कोलोन, लेकिन हम सोचते हैं कि तीन ही पार्ट्स हैं कोलोन के, सिर्फ ऐसे डिसेंडिंग कोलोन होगा, नहीं, साइड में जाके ये थोड़ा सा, पहले ये सीधा आ रहा था फिर ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, तो ये जो शेप बन गई इसको हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और फिर थोड़ा सा ऐसे सिग्मोइड कोलोन, बस ये चीज़ है। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा रेक्टम, रेक्टम के बाद में एनस, बस। अब कुछ चीज़ और प्रेजेंट होती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। हम कहते हैं कि कुछ ना बैंड्स प्रेजेंट होते हैं और इन बैंड्स को हम नाम देते हैं टीनिया कोलाई। ठीक है, फिर हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अपनी लार्ज इंटेस्टाइन कैसे बनाई हुई है। हमने ऐसे बनाई है, ऐसे ऐसे करके बनाई है। ठीक है, अगर मैं अपना ट्रांसवर्स कोलोन वाला पार्ट बनाऊँ तो हमने ऐसे करके बनाई है ना। तो ये जो ये शेप बन रही है, ये इस चीज़ को हम बोलते हैं होस्ट्रा, होस्ट्रा। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमें यही पढ़ना था। अब हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल ख़त्म होती है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर पूरा ही इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड यस, थैंक यू अगेन।